नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री का कंपाइलेशन हमारा चल रहा था, इतिहास की पूरी श्रृंखला चल रही थी, समग्र अध्ययन हम कर रहे थे और इस समय हम तारीखों पर तारीखों को देख रहे थे। तो ये तारीख पर तारीख जो है ना, इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास इस समय जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्रोनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत तेज पूछे जाते हैं। तो ये जो कालानुक्रम व्यवस्थित करने वाले प्रश्न होते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले, इन्हें आप तभी कर पाएंगे, सही तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपको डेट सही तरीके की मालूम होगी, मतलब एग्जैक्ट पता होगा। तो यहाँ वही दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें पहला आंग्ल सिख युद्ध और इसका जो एक पार्ट था, मतलब पीछे वाला हिस्सा था, वो हमने कवर किया था। यहाँ से हमें देखना था, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है और लाहौर की संधि साथ में होती है, तो 1845 से लेकर 46 के बीच की बात है। दूसरा वाला जो है, इसमें सिखों की हार होती है और पंजाब का विलय कर लिया जाता है। बैथुन के द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू बालिका विद्यालय खोला जाता है। तो ये समय जो है ये 1848 से लेकर 49 के बीच का है। लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर 56 के बीच का है और दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है वो 1852 का है। बॉम्बे से ठाणे के लिए रेलवे खोला गया, मतलब जो रेल सेवा है वो शुरू की जाती है मुंबई से ठाणे के बीच में। साथ में टेलीग्राफ लाइन जो है उसको बिछाया जाता है कलकत्ता से आगरा के बीच में। तो ये जो समय है ये 1853 का है, डलहौजी का टाइम। चार्ल्स वुड का जो शिक्षा पर घोषणा पत्र, मतलब वुड डिस्पैच आप देखते हैं, तो वो डिस्पैच आता है और उसका जो समय है वो 1854 का है। संथाल रिविलियन, ये बिहार और मतलब झारखंड पूरा संयुक्त बिहार था, तो उसमें झारखंड भी इंक्लूड था। तो संथाल विद्रोह इसमें फैल जाता है। संथालों का उग्र विद्रोह 1855 की बात है। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी के समय में अंतिम विलय इसी राज्य का किया जाता है, ठीक। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है, साथ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित होता है। मतलब यह है कि उस पर चर्चा चल रही होती है और जब तक ये पारित होता है तब तक जो समय है वो कैनिंग का आ जाता है। डलहौजी यहाँ से रवाना हो जाता है अपना आग लगाकर, और आग के बाद जो भयंकर ज्वालाएं भड़कती हैं ना, चिंगारी एक बार लग गई तो वो ज्वाला की जो ताप है, आँच है, वो झेलनी पड़ती है कैनिंग को। मतलब ये है कि डलहौजी के समय में जितना भी विलय करने का काम और जितना भी जोर जबरदस्ती का काम है वो सब किया जाता है। कुछ अच्छे काम भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो जबरदस्ती वाले। तो उसकी वजह से लोग भड़के रहते हैं और अंत में 1857 में एकदम भड़क जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल अपना शुरू करता है 1856 और ये समय इसका पूरा 1858 के बीच का है। इसके बाद 1857, अच्छा यहाँ 1858 तक क्यों दिया है कैनिंग का, तो इसके बाद भी शासन है, लेकिन यहाँ बात हो रही है गवर्नर जनरल की। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है उसमें एक बड़ा परिवर्तन होता है, वो आप भी जानते हैं। तो अब होता है 1857 का विद्रोह। मेरठ से क्रांति की आग जो है वो शुरू हो जाती है 10 मई 1857 को, समय से पहले। इसके बाद वायसराय लॉर्ड एल्गिन का जो शासनकाल है, अब यहाँ थोड़ा सा छूट गया, देखिए ये वाला, यहाँ तक हमने देखा था ना। तो वायसराय के रूप में अब लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ, तो 1858 से लेकर वो 62 तक चलता है, ठीक। इसी बीच में क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है, कंपनी का काम तमाम हो जाता है। मतलब महारानी के हाथ में सीधी सत्ता आ गई थी और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो वायसराय होता था वो वर्क कर रहा होता है। तो पहला वायसराय बनने का काम ये कैनिंग का होता है, तो उसे आपने देखा। अब इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आता है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आता है, दंड संहिता का परिचय प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें 1861 में होती। वायसराय लॉर्ड एल्गिन का जो समय है वो आप देखिए 1862 से लेकर 1863 के बीच का है। जॉन लॉरेंस का जो समय है वो 1864 से 69 का है और मेयो का जो समय है वो 1869 से लेकर 72 तक का है। पहली जनगणना स्टार्ट होती है इस समय। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है और वेल्स के जो राजकुमार हैं उनकी यात्रा होती है, तो 1875 का ये टाइम है, दोनों का एक ही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, भारतीय जो समाचार पत्र थे, भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों को और न बढ़ा सके, इसलिए अंग्रेज उन पर लगाम कस देते हैं, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसका जो समय है वो 1878 का है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं अडियार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1879 का टाइम है। वायसराय लॉर्ड रिपन का समय शुरू होता है। लिटन का जो समय था वो दकियन उसी वाला था, रिपन के समय में कुछ सुधार वाले काम होते हैं। फिलहाल 1880 से लेकर 1884 का समय।
कारखाना अधिनियम इसी के समय में आता है, जो फैक्ट्री एक्ट आता है ना, वो इसी के समय में 1881 में आता है। कलकत्ता में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसका आयोजन हुआ था 1883 में। इल्बर्ट बिल पे अच्छा खासा विवाद छिड़ गया था। इल्बर्ट बिल विवाद को आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो विवाद है ये 1883 से लेकर 84 के बीच का है। डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से लेकर 88 के बीच का है। कांग्रेस की स्थापना इसी बीच में होती है, आप देख रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में आयोजित हुआ, और ये देख रहे हैं आप 1885 का समय। इसके बाद महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई, और वो 20 जून 1887 की बात है। तो ये सारे कामकाज अंग्रेज करते थे। और इसके बाद लैंसडाउन का जो कार्यकाल है वो 1888 से लेकर 1894 का है। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम को आप देखिए, 1892 का है। यहाँ पे वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका जो समय है वो शुरू होता है 1894 में, समाप्त होता है 1899 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में। किसने की थी भाई, जरा बताइएगा, आसान सा एकदम सवाल है आपके लिए। और वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर 1905 के बीच का है। ध्यान दीजिएगा, ये कर्जन का जो समय है ना, ये 1899 से लेकर 1905 के बीच का है। सबसे भयंकर जो इसका निर्णय था वो बंगाल विभाजन वाला था। हालांकि ये इसका अकेले का निर्णय नहीं था, ये तो सिर्फ कठपुतली था। ये अंग्रेजों का मतलब पूरा जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी मंशा थी भारत को तोड़ना, इसलिए बंग भंग करवाया गया। कर्जन तो सिर्फ एक मोहरा था। तो कुल मिलाकर ये बंग भंग करके चलता बनता है। और उसके बाद समय आता है मिनटों सेकेंड का, तो वो आपने देखा, बंगाल का विभाजन हो गया लाख चाहने के बावजूद 1905 में। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1905 मतलब कर्जन के जस्ट बाद वहाँ से शुरू होता है, और ये चलता है 1910 तक। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अंग्रेज जो चाहते थे वो यहाँ से घटित होने लगता है, अगले ही साल शुरू हो जाता है। मतलब जो सांप्रदायिक विभाजन दरार वो डालना चाहते थे, संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे भारत को बांटना तोड़ना चाहते थे, तो वो काम वो कर देते हैं। बंगाल का विभाजन करते हैं, तो उसके बाद मनों में दरार पड़ जाती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना उसी का एक प्रतीक चिन्ह है। आप देखते हैं कि बाद में पाकिस्तान जैसा एक अलग देश बन जाता है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए। अब इसके बाद 1906 का समय, और समाचार पत्र अधिनियम और तिलक को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया, जेल में ठूंस दिया गया। वो समय था 1908 का। मरले मिंटो रिफॉर्म आता है, और इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है, वो 1909 का है। कर्जन ने जो दरार पैदा की थी उसको और चौड़ा करने का काम अब अंग्रेज जो आने वाले मतलब जितने भी आगे वायसराय आते हैं वो सब करते हैं। तो मिंटो के समय में क्या होता है, ये मरले मिंटो रिफॉर्म जो है ये आता है, और इसमें एक बार फिर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए ही तो इसको जाना जाता है, हालांकि और सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये आपने देखा 1909 का है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1910 से लेकर 1916 के बीच का है। दिल्ली दरबार इसी समय आयोजित होता है, और दिल्ली दरबार में ही राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करने की बात की जाती है। मतलब कलकत्ता से अब अंग्रेजों की जो नई राजधानी होगी वो कौन सी होगी, दिल्ली होगी। गांधी जी भारत आते हैं। अब भारत आते हैं, ये 1911 का समय, माफ कीजिए 1915 का समय है। दिल्ली दरबार जो तीसरा वाला आयोजित हुआ था उसका समय है 1911। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बंगाल के जो टुकड़े हुए रहते हैं वो जुड़ नहीं पाते। बिहार फिर अलग हो जाता है, एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में 1912 से काम करने लगता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं हमेशा के लिए, और फिर यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं। 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी जी हिस्सा लिए थे। उसके बाद ये चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ अपना सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग करते हैं, लेकिन वापस आते हैं। तो ये 1915 का समय है। और उसके बाद आप देखें कि होम रूल लीग जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौते और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सारा काम जो है ये चलता है। होम रूल लीग की भी दो ब्रांचेज हुआ करती थी, एक तो एनी बेसेंट की थी और दूसरी लोकमान्य तिलक की थी। तो ये दोनों जने अपने तरीके से काम करते थे। कुल मिलाकर ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ वाला अधिवेशन होता है 1916 में, उसमें जो 1907 वाली जूतम पैजार हुई थी उस दरार को भरने का प्रयास किया जाता है, और वो काफ़ी हद तक भर भी जाती है। मतलब गर्म दल और नरम दल के बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त होता है। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और रोलेट एक्ट पारित होता है, और ये समय है 1919 का। और देखिए वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है वो 1916 से लेकर 21 के बीच का है। अब खिलाफत और असहयोग आंदोलनों को देख लीजिए, दोनों साथ साथ दिए हैं। खिलाफत आंदोलन जो था वो धर्म आधारित था, मतलब तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार, उसी पर लेकर मुस्लिम समुदाय जो है वो अपना विरोध कर रहा था। गांधी जी इस लालच में सपोर्ट कर देते हैं कि भाई इसी बहाने जो बंग भंग वाली दरार है वो काफ़ी हद तक पड़ जाएगी, मतलब जो मनों में दरार पड़ गई है उसको हम भरने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं होता है। अंत में आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन भी जो है वो एक समय के बाद फीका पड़ने लगता है। तो 1920 का समय,
1920 में असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया जाता है और जिस दिन लॉन्चिंग की तारीख रहती है उसी दिन एक बड़े जो राष्ट्र सेवी थे उनका देहावसान हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो 1 अगस्त की तारीख है उसमें किसकी मृत्यु हुई थी। तो अब इसके बाद आप देखें मोपला विद्रोह को, तो मोपला विद्रोह जो है ये 1921 का है और लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है, अब यहाँ इरविन और रीडिंग एक साथ दिए हुए हैं। लॉर्ड रीडिंग का जो समय है वो 1921 से लेकर 26 का है और 1926 से लेकर 31 के बीच में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। गांधी इरविन पैक्ट आप देखते हैं ना। इसके बाद साइमन कमीशन मुंबई पहुंच जाता है और बहुत जमकर इसका विरोध होता है क्योंकि जितने इसमें सदस्य थे, 7 सदस्यीय आयोग था, तो इसके सारे सदस्य यूरोपीय थे, गोरे अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और मामला हम भारतीयों का था। हमारी राजनीति, हमारे संविधान, हमारा जो पूरा ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उस पर बहस करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। मतलब ये है ना कि जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जारी होता है 1919 में, तो उसी समय ये बात तय होती है कि ये जो रिफॉर्म है यानी सुधार के उद्देश्य से हमने इसे लागू किया है। तो कितना सुधार हुआ इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा और वो इस चीज़ का रिव्यू लेकर बताएगा कि इसमें क्या कमियां रह गई 10 साल में और क्या हमें और ठीक करना चाहिए। तो 10 साल से पहले ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन अब समस्या यही होती है कि यूरोपीय सदस्यों की वजह से इसका विरोध होता है। तो कुल मिलाकर ये मुंबई पहुंच जाता है और वो तारीख थी 3 फरवरी 1928 की। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी 1927 में 8 नवंबर को और घोषणा के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। पुलिस के हमले के बाद साइमन वापस जाओ के नारे जनता लगा रही थी। लाला जी जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। लाठीचार्ज अंग्रेज कर देते हैं, लाठियों की चोट लगती है, तो कुल मिलाकर इनकी मृत्यु हो जाती है और नेहरू रिपोर्ट भी उसी के आसपास की है। कुल मिलाकर ये समय है 1928 का। ठीक, अब इसके बाद आप देखें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये विधानसभा जो असेंबली थी वहां पर बम फेंकते हैं और बम जो है वो खाली कुर्सियों के पास फेंका जाता है। किसी को मारना उद्देश्य नहीं रहता है। अंग्रेज बहरे हैं, उनको सुनने के लिए धमाका करना पड़ेगा, ऐसा क्रांतिकारियों का मानना था और वो ठीक कह रहे थे। तो ये अपनी खुशी खुशी वहां पर अपनी सहमति से गिरफ्तारी देते हैं। नहीं तो चाहते तो अफरा तफरी में आराम से भाग सकते थे, कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो जानबूझकर गिरफ्तार होते हैं और फांसी के फंदे तक पहुंचते हैं। तो ये इनकी वीरता थी। अब इसे आपने देखा 1929। इसके बाद गांधी जी दांडी मार्च करते हैं अगले ही साल 1930 में। सविनय अवज्ञा को लॉन्च करते हैं जो कि उनका पुराना सपना था। 1920-22 के आसपास इसी ख्वाब के चलते उन्होंने असहयोग आंदोलन को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 1 साल में हम प्राप्त कर लेंगे। पहले उन्होंने शुरुआती जो सफलताएं प्राप्त की थी, आप देखते हैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल वाला, तो वो छोटे छोटे क्षेत्र में सीमित आंदोलन हुआ करते थे। तो उसमें गांधी जी एकदम से कुछ सीमित समय अंतराल में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ये वाली जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा था असहयोग वाला, तो ये पूरे भारतवर्ष को स्वराज प्राप्ति कराने के लिए लाया गया था और वो कहते हैं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो दावा था 1 साल के भीतर हम स्वराज उठाकर दे देंगे, ये आसान तो है नहीं, असंभव है। बाद में गांधी जी को अपनी कमी का एहसास होता है, मतलब उन्होंने गलती की। तो अब तो सबके सामने ये बात खुल गई थी कि भाई स्वराज जो है वो 1 साल में मिलेगा। तो जनता एकदम से अपना सब कुछ छोड़कर झोंक देती है अपने आप को इनके आंदोलन में। लेकिन अंत में फिर गांधी जी को अब ये मौका चाहिए था कि कोई ऐसा अवसर आए जिसके बहाने असहयोग को खत्म किया जाए और नई योजना पर काम शुरू किया जाए। तो वो मौका मिलता है फिर वही 4-5 तारीख, मतलब 4 फरवरी की रात में होता है। 5 को अखबार में छपता है चौरी चौरा कांड। ठीक है, और ये चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की जगह पे होता है। आप जानते हैं पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि गांधी जी वहीं से कहते हैं कि भाई हिंसा हुई, हिंसा हमको नहीं चाहिए, अब आंदोलन भी नहीं चाहिए। तो आंदोलन वहीं से समाप्त हो जाता है। तो ये क्रांतिकारी जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ऐसे न जाने कितने नौजवान जो कि अपना सब कुछ छोड़कर गांधी जी के पीछे निकल गए थे, वो बड़े हतोत्साहित होते हैं। तो वो अपना अलग ही रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जिसको कि अंग्रेज सरकार आतंकवाद कहती थी, लेकिन असल में ये इनकी देशभक्ति थी, राष्ट्रवाद था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं ये गिरफ्तारी देते हैं अपनी स्वेच्छा से और बम फेंक कर वहीं खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ दांडी मार्च को आप देखें, ये गांधी जी का प्लान उसी समय से चल रहा था और अंत में ये धरातल पर आता है 1930 में। अच्छा, अब इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये क्या मुसीबत है? तो अभी पीछे आपने साइमन कमीशन देखा ना, साइमन कमीशन का लाख विरोध जनता करती है। भारत में चाहे लाख विरोध हो, लेकिन ये जो साइमन कमीशन है अपना निरीक्षण वगैरह करके अपनी रिपोर्ट, अपनी जो संस्तुति है वो ब्रिटेन में ले आकर पेश करता है और उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के उद्देश्य से ये जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यही वजह थी कि कांग्रेस इससे दूर दूर ही रहती है, क्योंकि वही तो विरोध कर रही थी मूल रूप से।
लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी जाने के लिए तैयार होते हैं और गांधी इरविन समझौते का ये सब नतीजा था। तो कुल मिलाकर आपने देखा दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं और कई सारी बातों पर आपस में सहमति बनती है। तो 1931 में गांधी जी जाते हैं और वहां से खाली हाथ लौटते हैं और लौट कर कहते हैं कि जाकर गलती की। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन जो है ये वायसराय के रूप में अपना काम शुरू करता है और वो समय है 1931 से लेकर 36 के बीच का। तीसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें वो होता है 1932 में। पूना समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि अंबेडकर जी जो हैं वो यहाँ पर इस पक्ष में आ गए थे कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब उनका अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। और रैमजे मैकडोनाल्ड का आप देखते ही हैं सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड था उसकी घटना के बारे में। तो गांधी जी इसके पक्ष में नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर दलितों को अलग से एक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया तो वहीं से फिर जो हिंदुज्म है उसमें भी दरार पड़ जाएगी। अभी तो ये धर्म आधारित भेदभाव इन्होंने पैदा करके पूरे भारत में उथल पुथल मचा रखी। अब उसके बाद क्या होगा, जो धर्म है वो जातियों में टूटना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले से ही विभाजित है, लेकिन अब वो दरार डालने का काम अंग्रेज कर रहे थे। तो दलितों को एक आरक्षित स्थान देकर एक जो बंधा हुआ दायरा है उसी में रखने की संस्तुति गांधी जी की थी। तो अंबेडकर से यहाँ पर कुछ बातों पर सहमति बनती है, तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। समय है 1932 का। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और वो समय है 1934 का। भारत सरकार अधिनियम आता है 1935, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है। अब ये कहाँ से आया, तो इसका भी जो सूत्र है ना वो असल में आप देखेंगे तो जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और साइमन कमीशन है उसी से जुड़ा हुआ है। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा के उद्देश्य से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। वहाँ अपना चर्चा होती है, बैठक होती है। कांग्रेस भाग ले रही है या नहीं उससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। तो उसके बाद अंत में जो वहाँ से संस्तुतियाँ स्वीकार की जाती हैं उसके आधार पे एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उसी ड्राफ्ट को कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी ये साइमन कमीशन का ही आगे का ये रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं इसे। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश संसद इसको पारित करती है। समय है 1935 का। और हाँ, लॉर्ड लिनलिथिगो का जो वायसराय के रूप में समय शुरू होता है वो 1936 से लेकर 1944 के बीच का है। तो कभी कभी पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन वायसराय था या भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, तो ये लिनलिथिगो का समय है। और ये गांधी जी के जितने भी क्रियाकलाप होते थे उनको राजनैतिक फिरौती की संज्ञा देता था। इसके बाद कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन। अब यहाँ एक नया मामला स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो गांधी जी ही लीड कर रहे थे कांग्रेस में, उनको कोई टक्कर देने वाला था नहीं। जवाहरलाल नेहरू सक्षम थे लेकिन वो देते नहीं थे टक्कर, वो इनके अनुयायी बनकर चलते थे, ठीक। मतलब उनके पास अपना बौद्धिक कौशल था लेकिन वो गांधी जी की बात को ऐसे मान लेते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था वो लीडर वाला था। मतलब लीडर का मतलब ये है कि अलग से लीडरशिप देने वाला था। उनके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विराजमान था। तो पढ़े लिखे दोनों थे। तो नेहरू जी और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनका मिला जुला प्रयास अक्सर काम करता था। लेकिन अंत में दिक्कत यहाँ पर होती है जब कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन। अब यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे नेताजी खड़े हो जाते हैं और आप जानते हैं कि लोकप्रियता जब ज़्यादा होती है तो वही नेता जीतता है। तो अपनी लोकप्रियता की बदौलत ये इनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था हरिपुरा अधिवेशन में प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं। और अंत में क्या होता है कि उसके अगले साल अब गांधी जी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जिसका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। तो सीतारमैया जी जो है ये नेताजी के सामने खड़े तो हो जाते हैं लेकिन उस लेवल का इनका व्यक्तित्व नहीं था, वैसा प्रभाव नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीतते हैं 1939 में। लेकिन अब यहाँ पर मतभेद खड़ा होता है। गांधी जी अपना दुख व्यक्त करते हैं कि मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो असल में मेरी हार है, क्योंकि पीछे से तो मैं ही लड़ रहा था, असल बात ये। तो ऐसी कंडीशन में फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये रियलाइज़ होता है कि आपसी टकराव जो है ना ये देश की आज़ादी के प्रयास में बाधा बन जाएगा, हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। और अब जो ये संवेदनशील टाइम है इस समय जमकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अगर आपस की खींचतान ही बढ़ी तो अंग्रेज उसका फ़ायदा उठा लेंगे और वो भारत से कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सेपरेट हो गए। बाद में एकदम से अलग हो जाते हैं, बाहर जाकर भारत से बाहर जाकर अपना प्रयास करते हैं। गांधी जी का अपना प्रयास था, नेहरू जी का अपना था। मतलब जितने लोग थे सब अपने लेवल का प्रयास कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो सितंबर से स्टार्ट होता है। मजे की बात यह है कि ये सितंबर से स्टार्ट होता है और अगस्त में जाकर समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर 1939 की बात है ये। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो होता है उसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। अब यहाँ मुस्लिम लीग के दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही होती है कि भारत को आज़ाद तो होना ही है, देर सवेर वो आज़ाद होगा।
तो क्यों ना हम एक अपना अलग क्षेत्र बना लें, मतलब अलग राष्ट्र बना लें। और ये सारी खुजली जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में इसलिए हो रही थी, वहाँ धर्म की ऐसी कोई बात ही नहीं थी। असली बात थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। वो जानते थे कि अगर भारत में रहेंगे, मतलब जो एक अखंड भारत है, अविभाज्य भारत है, उसमें अगर हम बने रहेंगे तो मुस्लिमों को उनके अधिकार तो मिल ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मतलब हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक तो पहुंचने से रहे, हो सकता है कि कोई कैबिनेट या कोई डिपार्टमेंट हमको थमा दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है कुछ, क्योंकि यहाँ हमसे भी ज़्यादा दिग्गज लोग जो हैं वो पहले से ही विराजमान हैं, वो बनेंगे पहले, है ना। तो जिन्ना जो है वो सोचते हैं कि फिर अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये जनता को भड़काते हैं कि भाई धर्म को सही जगह तभी मिलेगी जब एक अलग राष्ट्र बनेगा, और तमाम सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम ये सब शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे राजनीतिक जहर ही अपना काम कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान की मांग जो है ये शुरू होती है, और आप देख रहे हैं कि 1940 का समय क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन का आप टाइम देखिएगा, 1942 मार्च भारत आता है, और यहाँ पर कुछ नतीजा नहीं निकलता है। मतलब बात तो अंग्रेज अपनी कहते हैं, लेकिन उससे कांग्रेस या भारत के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर 8 अगस्त 1942 का टाइम है, और अब कांग्रेस को और पूरी भारत की जनता को कमोबेश ये महसूस हो जाता है कि अब एक संपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी तक जो हमने किया वो बिखरा हुआ प्रयास था, हमने पूरी ताकत अपनी नहीं झोंकी, लेकिन अब अगर ताकत नहीं झोंकेंगे तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अभी तक तो ये तय था कि अंग्रेज जाएंगे ही जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो 10 साल बाद जाएंगे, लेकिन अभी जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसकी वजह से स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि हम तो हैं ब्रिटेन के उपनिवेश, अभी तत्काल में आज़ाद तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहे हैं, और ये जो धुरी राष्ट्र हैं, मतलब जर्मनी और जापान, ये एक के बाद एक क्षेत्र जीतते हुए आ रहे हैं, और जिस इलाके को मन कर रहा है उसी को तबाह कर दे रहे हैं। तो हमारा भी इसमें हम भी निशाना बन सकते हैं। मतलब जापानी आक्रमण का डर लोगों को सताने लगा था, जैसा रूस में नृशंस हमला हुआ था, ठीक वैसे ही रूस और चीन में जापान ने तबाही मचा दी थी, है ना। तो वैसा ही डर भारत के लोगों को भी लगने लगता है, और ये कुछ हद तक ठीक भी था। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये तय होता है कि अब करो या मरो, मतलब डू और डाई, या तो आप देश की आज़ादी के लिए प्रयास करिए और विजयी बनिए, और नहीं तो फिर असफल होइए तो मारे जाइए, उसमें कोई वो नहीं है। और गांधी जी ने एक चीज़ और साफ कर दी थी, ग्वालियर टैंक मैदान से ये अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें अब उसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। तो ये अनाउंसमेंट जब गांधी जी करते हैं तो उसके साथ ये भी कहते हैं कि अपनी स्वेच्छा से आइएगा, मैं किसी को रोजगार छोड़ने और अपना ऑफिस छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं तो ही इसमें शामिल होइएगा। तो ये एक अच्छी बात थी। और उसके बाद फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये 8 अगस्त 1942 का समय है, अगस्त क्रांति इसको कहा भी जाता है। इसके बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है वो 1944 से लेकर 47 के बीच का है, और आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय धरती यानी इंडो बर्मा बॉर्डर से कोहिमा इम्फाल पर कदम रखा था। भारत से बाहर इसका गठन होता है, लेकिन ये भारत की सीमा पर, भारत की धरती पर कदम रखती है। 18 मार्च 1944 का समय। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। कैबिनेट मिशन की योजनाओं की घोषणा होती है, 16 जून की बात है 1946, और कैबिनेट मिशन तक आते आते सभी लोग एक राय होते हैं। मतलब अब जो भारतीय नेता हैं, आज़ादी की लड़ाई में इन्वॉल्व रहने वाले महापुरुष हैं, वो भी अंग्रेजों से सहमत होते हैं। अब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसकी जो संस्तुतियाँ रहती हैं वो कुछ हद तक मानने योग्य रहती हैं। इसके बाद माउंटबेटन को भेजा जाता है कि जाओ भारत को बांट कराओ। तो विभाजन कराने के उद्देश्य से ही आते हैं। माउंटबेटन प्लान का उद्देश्य ही था भारत का विभाजन करवा के आना। तो 1947 से लेकर 48 के बीच में विभाजन होता है। अंग्रेज जाते जाते भी अपना जो असली काम है, अपनी असली ख्वाहिश है, उसको पूरा करना भूलते नहीं। इसके बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहला भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय बनाया जाता है। वो तारीख थी 21 जून, लेकिन यहाँ तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब वो वायसराय वाला सिस्टम नहीं, तो गणतंत्र का समय आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये 1948 की बात। भारत का संविधान बनना चालू हो चुका था। 26 नवंबर को संविधान मतलब ये पूरा हस्ताक्षर किया जाता है उस पर, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का। तो ये 1949 की तारीख है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो संविधान सभा का गठन हुआ, फिर बहुत सारी बैठकें होती हैं। तो कुल मिलाकर अब ये 1950 का समय है। भारत एक गणतंत्र बनकर उभरता है, नया संविधान लागू होता है 26 जनवरी को। योजना आयोग का गठन होता है, जो कि आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये सारी अच्छी घटनाएं होती हैं 1950 में। और ये 26 जनवरी की जो तारीख है ये बहुत पहले से ही निर्धारित की गई थी। आप देखते हैं ना, रावी के तट पे होता है लाहौर अधिवेशन, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं। तो वहीं पर यह तय होता है कि 26 जनवरी को हम अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे। लेकिन माउंटबेटन के लिए बड़ी भाग्यशाली तारीख रहती है 15 अगस्त। तो उस दिन हमारा आज़ादी का दिन तय हो जाता है उनके हिसाब से।
तो हमने सोचा कि भाई वो तो उनके हिसाब से हो गया, गणतंत्र दिवस को हम लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। तो ये 26 जनवरी की जो तारीख हमने पहले से डिसाइड की थी वो गणतंत्र दिवस के तौर पे निर्धारित कर दी जाती है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद जो आगे की कहानी है उसमें थोड़ा सा पीछे की घटनाओं को हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे। जैसे देखें 1765, तो 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी और 1773 में जितने भी कंपनी के क्रियाकलाप थे ये सब हमने पीछे देखा है, वही चीज़ एक बार रिवाइज हो रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है ये 1793 का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस्तमरारी क्या है, तो ये वही स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का ही एक दूसरा नाम। और 1818 बम्बई और दक्कन क्षेत्र जो है वहाँ पे पहला राजस्व का बंदोबस्त होता है और संथालों की बगावत हो जाती है 1855 से लेकर 56 के बीच में। और इसके बाद 1861 का समय है, कपास के दामों की बात की जा रही है। इसके बाद रैयत जो दक्कन के किसान हैं उनका उपद्रव शुरू होता है, दक्कन कृषक विद्रोह के नाम से आप जानते हैं, तो वो 1875 का है। वेलजली या अवध में सहायक संधि को लागू करता है, 1801 का समय है। तो यहाँ तक हमने कुछ तारीखों को देखा। तारीखें देखने का और घटनाओं का परिचय प्राप्त करने का जो क्रम है वो आगे भी जारी रहेगा। इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।